नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी यानी कि फेशियल पैरालिसिस के बारे में। मुंह अगर टेढ़ा हो जाए, मुंह से लार गिरने लगे, चेहरे पे दर्द हो, आंखों से आंसू आए और आवाज में अस्पष्टता आ जाए, इसी को हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। वैसे तो इसके अनेकों एक रीजन हैं। आपको मैं बता दूं, हर 10,000 में से भारतवर्ष में तकरीबन 2 से 4 लोगों को यह बीमारी होती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जीवन में किसी भी उम्र की अवस्था में यह बीमारी हो सकती है। बीमारी के बारे में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं जरा कुछ हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। हमारे ब्रेन में कुदरत ने 12 स्पेशलाइज्ड नर्व्स को दिया है, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। उन 12 क्रेनियल नर्व्स में से 7वें नंबर की जो नस है उसको हम फेशियल नर्व कहते हैं। किसी भी वजह से अगर उस 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व यानी कि फेशियल नर्व में उसके काम करने की क्षमता के अंदर, उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर, उसका जो वर्क प्रोफाइल है उसके अंदर अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो वो डिस्टरबेंस डायरेक्टली बेल्स पैल्सी या फिर फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स को देती है। 7वें नंबर की उस क्रेनियल नर्व के अनेक काम हैं, जैसे हमारी आईब्रोज को ऊपर नीचे मूवमेंट कराना, चेहरे की स्माइल, फेस के एक्सप्रेशंस, खाना चबाने में हेल्प करना, आंखों से निकलने वाले आंसुओं को भी वो जो फेशियल नर्व है वो कंट्रोल करती है। और इसके अलावा टेस्ट बड्स यानी कि स्वाद का जो हमें अनुभव होता है कि ये कोई चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, उन टेस्ट बड्स को भी कंट्रोल करने में, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में फेशियल नर्व का रोल रहता है। तो जब किसी भी वजह से फेशियल नर्व की एक्टिविटीज में, नॉर्मल उसके कार्यकलाप के अंदर कोई तकलीफ आ जाए, तो ये जितने भी उसके नॉर्मल फंक्शंस हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन सब में डिस्टरबेंस आने का डर बन जाता है। और ये ही सारे सिम्टम्स बेल्स पैल्सी, जब एक साथ ये सारे सिम्टम्स नजर आए तो उसी डिजीज को हम बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से उस 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व में यानी कि फेशियल नर्व के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी वजह से अगर 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व में अगर स्वेलिंग आ जाए, ब्रेन में कोई गांठ बन जाए, क्रेनियल नर्व के रूट में जहां से वो, जिस रास्ते से वो निकलती है, उस पाथ के अंदर अगर कोई ट्यूमर बन जाए, कोई गांठ बन जाए, तो उसकी वजह से उसके अंदर उसकी काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कई दफा ब्रेन टिश्यूज के अंदर बहुत एक्यूट अगर कोई इंफेक्शन हो जाए, जैसे टीबी का इंफेक्शन हो सकता है, कोई एक्यूट वायरल इंफेक्शन हो सकता है, उन सब वजहों से भी क्रेनियल नर्व की काम करने की क्षमता प्रभावित होती है, जो डायरेक्टली इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, शुगर के बढ़ने से, कान में हुए किसी इंफेक्शन की वजह से भी क्रेनियल नर्व के अंदर वीकनेस आ सकती है और वो फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी को वात व्याधि की कैटेगरी में रखते हैं। वात व्याधि यानी कि वायु का विकार। हम जानते हैं कि आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं। पूरे बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी उन 3 फैक्टर्स, 3 दोष के चारों तरफ ही घूमती है, वात, पित्त और कफ। वात यानी कि पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, कोई भी शरीर के अंदर जो चलायमान चीज है, जो कंट्रोल करने वाली जो पावर है, वो वात की कैटेगरी, वात दोष के अंडर में आती है। तो पूरा न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल क्योंकि वात से ही संचालित है, तो इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार जब हम इस बीमारी को समझते हैं तो हमें वात दोष को समझना पड़ता है। वात दोष के अंदर आई एबनॉर्मेलिटी, वात का प्रकोप अगर हो जाए, किसी वजह से वात अपना नॉर्मल कार्य ना करे, उन सब वजहों से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। आयुर्वेद में एक सूत्र के माध्यम से यह बात कही भी है, तस्मिन् संकोचत्यार्धे मुखम जिह्वाम करोति च वक्रिम करोति नासा भ्रूललाट अक्षि हनुस्तथा। यानी कि वात अगर प्रकोपित हो जाए, उस प्रकोप के कारण आंख, नाक, मुंह, जिह्वा ये सब टेढ़े हो सकते हैं, वक्री हो जाते हैं, जबड़ा भी पूरी तरह से कई बार साइड में शिफ्ट हो सकता है। बहुत सारे मिक्स्ड कॉम्प्लिकेशंस, मिक्स्ड सिम्टम्स के साथ देखने में मिलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और वात के प्रकोप की वजह से अक्सर बॉडी में देखने में मिलती है। आइए अब समझते हैं कि हम किन लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को फेशियल पैरालिसिस हुआ है या बेल्स पैल्सी हुई है। बड़ी सिंपल सी बात है। हमने पहले जाना कि फेशियल नर्व के बॉडी में क्या एक्शंस हैं। जब वो एक्शंस पूरी तरह से होते हुए नहीं दिखेंगे या उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई देगी, वही सारे के सारे सिम्टम्स बेल्स पैल्सी यानी कि फेशियल पैरालिसिस नाम की बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे खाना खाते समय खाना साइड से निकल जाएगा, हमेशा लार गिरती रहेगी, एक साइड की आंख से आंसू गिरते रहेंगे, ऐसा देखने में लगेगा कि रोगी का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आवाज में भी स्पष्टता महसूस नहीं होगी। कई दफा इतना भी होता है कि खाना खाते समय
टेस्ट का आभास नहीं होता, मिसडायग्नोज हो जाता है, बहुत मिर्ची है उसको पता नहीं चलता, तेज नमक है, कम नमक है। रोगी पूरी तरह से जज नहीं कर पाता कि टेस्ट बड्स उसके ठीक से काम कर रहे हैं क्या, उसकी एग्जैक्ट क्वालिटेटिव स्टेट फूड की क्या है। इसके अलावा रोगी को सुनने में भी तकलीफ हो सकती है और बहुत मर्तबा चेहरे पर, पूरे फेस में और सिर के अंदर भी अक्सर पेन की कंप्लेन पेशेंट कर सकता है। वो बहुत एक्यूट पेन तो नहीं होता, लेकिन डल और डिफ्यूज पेन अक्सर बना रहता है। उम्मीद है आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि बेल्स पैल्सी क्या है, क्यों होती है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, किन लक्षणों के आधार पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको उसका ट्रीटमेंट मेथड भी समझा देता हूं। उससे पहले यह बात जरूरी है समझना कि अगर ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेज अगर नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं बना हुआ, कोई बहुत भयानक या एक्यूट लेवल का इंफेक्शन अगर नहीं है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल की वजह से या कुछ गड़बड़ों के कारण अगर वात का प्रकोप हुआ है, तो उस कैटेगरी की बेल्स पैल्सी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये ऑलमोस्ट 100% क्योरेबल है। हाँ, कुछ वो स्टेजेस जहां पे हेमीप्लेजिया होता है, पूरे बॉडी के अंदर अगर पैरालिसिस हो जाए, कोई बहुत एक्यूट ब्रेन इंफाक्शन की कंडीशन बने, पैरालिसिस की स्टेज डेवलप हो जाए या ट्यूबरक्लोसिस जैसा ब्रेन में कोई इंफेक्शन हो, बहुत बड़ा कोई ब्रेन ट्यूमर या कैंसर की स्थिति हो, उन वजहों से अगर फेशियल नर्व के ऊपर इंपैक्ट आता है, तो उसको जब तक अंडरलाइन कारण ठीक नहीं होगा, उसके पीछे की जो बीमारी है जब तक वो ठीक नहीं होगी, तब तक हम फेशियल पैरालिसिस को भी ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर अदरवाइज कोई मेजर डिफेक्ट ना हो करके खाली 7th नर्व के उसकी फंक्शनिंग के अंदर प्रभाव पड़ता है, तो उस फेशियल पैरालिसिस को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जब हम इसके ट्रीटमेंट को समझते हैं, तो हमने जैसा कि पहले भी बताया, वात के प्रकोप होने की वजह से, वात दोष का प्रकोप होने के कारण ही ये बीमारी के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में कफ और पित्त भी साथ में उसकी इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में सिर, क्योंकि कफ का स्थान है और उसमें वात दोष में डिफेक्ट आया है, तो कफ की भी तासीर ठंडी है, वात की भी तासीर ठंडी है, इसलिए 90% से ज्यादा केसेस के अंदर जहां पित्त दोष का प्रभाव नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि रोगी को जलन नहीं हो रही, हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स नहीं है, गर्मी ज्यादा नहीं लगती, पित्त दोष के जो कारण बनते हैं वैसे सिम्टम्स अगर साथ में दिखाई नहीं देते, ये आपको खुद जज नहीं करना, ये डॉक्टर ही, आयुर्वेदिक डॉक्टर ही ट्रीटमेंट प्लान करते समय डिसाइड करते हैं। अगर पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट साथ में नहीं है, अकेले वात और कफ दोष की वजह से ये प्रॉब्लम दिख रही है, गर्म तासीर की सारा ट्रीटमेंट जितना भी हो सकता है इस रोग में लाभ करता है। एक मैं बहुत छोटा एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ फेशियल पैरालिसिस, बिल्कुल शुरुआत की जो अवस्था है, 5 कली लहसुन की और 2 चम्मच दही को मथ के जो निकाला हुआ मक्खन है, लहसुन की चटनी बनाओ, 2 चम्मच मक्खन उसके अंदर मिक्स करो, थाली के अंदर कटोरी में डाल के उसको रख लो। जब खाना खाना शुरू करें तो शुरू की 1 या 2 बाइट से वो लहसुन की चटनी मक्खन में मिक्स हुई वो आप खाएं, ऊपर से दाल सब्जी के साथ जैसे भी खाना खाना है आप उसको अपना रूटीन का भोजन लीजिए। ये प्रैक्टिस करने मात्र से बहुत इनिशियल लेवल का जो फेशियल पैरालिसिस है वो घर पे रहते हुए ठीक हो जाता है। चेहरे पे गर्म तेल की मालिश करें, सिर के ऊपर गर्म तेल की मालिश करें, खाने के अंदर लहसुन का, हींग का, अजवाइन का, अदरक का, ऐसे जो गर्म इंडियन स्पाइसेस हैं जिनको हम वैसे भी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में, उनका प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जहां पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप इसको नहीं समझ सकते, बेहतर है अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से इसके बारे में सलाह लें। डिजीज कई बार गलत इलाज करने से लाइलाज स्टेज तक भी पहुंच जाता है। सही इलाज समय पे अगर हो जाए तो बड़ी बीमारी भी बहुत छोटी लगने लगती है। बेल्स पैल्सी कोई बड़ी समस्या नहीं है अनलेस अंटिल ब्रेन के अंदर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हुई हो। जब मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं तो सारे दोषों का एनालिसिस करके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि तीनों दोषों में से कौन सा कम ज्यादा लेवल पे है, उसके अनुसार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम नस्यक इसमें कराते हैं, शिरोधारा, शिरोवस्ती का इसमें इस्तेमाल होता है। कुछ केसेस में कोष्ठ शोधन के लिए, पेट को साफ कराने के लिए एक बार एक छोटे विरेचन का ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। नस्य माने नाक के अंदर दवा डालना, ये स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक थेरेपीज हैं और इन थेरेपीज के साथ में खाने की दवाइयां भी इसमें दी जाती हैं। इनिशियल लेवल के केसेस बिना पंचकर्म के भी ठीक हो सकते हैं। क्रॉनिक केसेस जो हैं 6 महीने साल भर पुराने जितने केसेस हैं उन केसेस के अंदर पंचकर्म थेरेपी करने की जरूरत पड़ सकती है। कुल मिला के पॉइंट ये है कि डिजीज लाइलाज नहीं है, बीमारी की रोकथाम भी संभव है, बीमारी का इलाज भी संभव है, सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट भी संभव है। लेकिन घर पे रह के बहुत मर्तबा हर चीज का होम रेमेडी से इलाज नहीं हो सकता। आपको भी अगर प्रॉब्लम है, एक बार आप हमारे नंबर पे बात करें, समझ लीजिए एक बार अपनी बीमारी के बारे में, किस लेवल पे डिजीज है, उसमें ट्रीटमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है घर पे रहते हुए ही आपका ट्रीटमेंट हो जाए,
हो सकता है आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करने के लिए ट्रैवल भी करना पड़े। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे नंबर पे बात करके अपनी बीमारी को समझें, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानें, या अपने घर के पास में भी कोई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं तो आप उनसे भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लंबे समय से या तो उनको आपने ऐसे लक्षण देखे कि उनको फेशियल पैरालिसिस से वो लोग जूझ रहे हैं, या उनके रूटीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखने में मिलती हैं जो वात प्रकोप की तरफ इशारा करती हैं। तो बहुत सारे छोटे बदलाव करने से कई दफा बीमारी को कम से कम प्रिवेंट हम कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।